थिएटर से बाहर निकलकर मेरे दोस्त सौरभ ने कहा, क्या मस्त मूवी थी यार, देखकर मजा आ गया। इस पर मैंने कहा, फिल्म देखकर तो मजा आ गया, पर अब ये सोच कि घर कैसे जाएंगे, रात के 12:15 बज रहे हैं, अब कोई बस मिलेगी? इस पर सौरभ बोला, पता नहीं बस मिलेगी या नहीं, मैं कभी इतनी रात में इधर आया नहीं हूँ। वो तो तूने जिद किया इसलिए मैं आज चला आया, वरना मैं नहीं आता। जिसके बाद मैं और सौरभ रोड की तरफ जाने लगे। मैं और सौरभ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि सौरभ मेरे गांव में नहीं रहता है, मगर फिर भी हम लोग हफ्ते में एक आध बार किसी न किसी तरह से मिल ही लेते हैं। चलकर जैसे ही हम लोग रोड पर पहुंचे कि तभी पीछे से हमें किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आने लगी। हम दोनों पीछे मुड़े तो पाया कि एक टूटी फूटी मरियल सी ऑटो रिक्शा चलते हुए हमारी तरफ आ रही है। जिस पर मैंने सौरभ से कहा, देख भाई, कैसे भी करके इस रिक्शा वाले को मना ले, वरना पैदल जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही सौरभ हाथ दिखाकर उस ऑटो रिक्शा को रुकवाने लगा। रिक्शा ठीक हमारे पास आकर रुकी, जिसके बाद सौरभ ने रिक्शे वाले से बात की। हालांकि पहले पहले तो रिक्शे वाले ने हमें घर तक छोड़ने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, मगर जैसे तैसे पता नहीं कैसे सौरभ ने उस रिक्शे वाले को मना ही लिया। जिसके बाद हम लोग तुरंत रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर हमारी ऑटो रिक्शा के अलावा ना तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। हालांकि वक्त आधी रात का था, मगर फिर भी शहर के रास्ते पर एक आध लोग तो दिखने चाहिए। खैर, रिक्शा चलती रही। जैसा कि सौरभ मेरे गांव का नहीं था, इसलिए जैसे ही उसका गांव आया, वो ऑटो रिक्शा से उतरकर अपना भाड़ा क्लियर करके अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाते ही ऑटो रिक्शा मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं दिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सारे के सारे लोग गए तो गए कहां। मगर फिर मैंने सोचा, ठंड का मौसम है, शायद इसलिए कोई नहीं दिख रहा होगा। मेरा गांव अभी भी काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। ऊपर से ऑटो रिक्शा इतने धीरे चल रही थी कि कोई बैलगाड़ी भी उस ऑटो रिक्शा को पार करके आराम से आगे निकल सकती थी। रिक्शा की ये सुस्त रफ्तार अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर मैं रिक्शे वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता था। कहीं नाराज होकर अगर वो मुझे रिक्शा से उतार देगा तो एक अलग ही मुसीबत हो जाएगी, जिस वजह से मैं चुपचाप अपनी सीट पर बस बैठा रहा और अपने गांव के आने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा करने के बाद जब ऑटो रिक्शा मेरे गांव में दाखिल हुई, तभी ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा रोक दिया। मैंने जब उससे रिक्शा रोकने का कारण पूछा तो उसने कहा, यहीं तक बात हुई थी, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप मुझे अपना भाड़ा दे दो, मुझे घर जाना है। इस पर मैंने कहा, अरे भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो यार, ऐसा क्या करते हो। मगर रिक्शा वाला किसी भी कीमत पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका बस एक ही कहना था कि उसे घर जाना है और उसे अपना भाड़ा चाहिए। जब बहुत विनती करने के बाद भी वो रिक्शा वाला नहीं माना तो मुझे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मैंने उसको अपने हिस्से का बचा कुचा भाड़ा दिया। मुझसे भाड़ा लेकर तुरंत उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौट गया, मगर जाते जाते वो मेरी परेशानी बढ़ाकर गया, क्योंकि जिस जगह पर उसने मुझे उतारा था
वहां से मेरा घर अभी भी लगभग 2 किलोमीटर जैसा था और अब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। खैर, मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं, जिस वजह से ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। गांव के उस सुनसान रास्ते का हाल भी शहर के उस सुनसान रास्तों की तरह ही था। ना तो मेरे अलावा कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। एक तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ऊपर से उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं मैं कैसे चल पाता। टॉर्च की रोशनी के सहारे फिलहाल मैं चल ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ते के एक किनारे पर जली हुई मोमबत्ती रख दी हो। मुझे काफी हैरानी हुई, पर चूंकि मुझे उसी रास्ते से होकर जाना था, इसलिए मैं उस रोशनी की ओर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वहां मोमबत्ती तो जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक आदमी उस मोमबत्ती की रोशनी में जमीन पर चादर बिछाकर कुछ बेच रहा था। मगर क्या, मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुका तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वो आदमी मूंगफलियां बेच रहा था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी अभी रात के 1:45 बजे दुकान लगा रहा था। हैरान होकर मैंने उस मूंगफली वाले से पूछा, चचा, आप इतनी रात में दुकान क्यों लगा रहे हैं? और कौन खरीदता है आपकी मूंगफलियां इतनी रात में? इस पर उस आदमी ने एक नजर उठाकर मुझे देखते हुए कहा, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रात में इससे मूंगफलियां खरीदने कौन आता होगा। खैर, मैंने भी उस आदमी से थोड़ी मूंगफलियां ली और पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई साहब, जरा मूंगफली खिलाओ यार। आवाज सुनकर मैं पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब एक आदमी मूंगफली वाले से मूंगफलियां खरीद रहा था। अजीब बात ये नहीं थी कि वो आदमी इतनी रात में मूंगफली खरीद रहा था, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी का चेहरा आधा कटा हुआ था और साथ ही अब उस मूंगफली वाले का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों किसी इंसान की तरह तो कतई नहीं लग रहे थे। मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, मगर मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी उस मूंगफली वाले ने उस आदमी को मूंगफली दिया। सारी मूंगफलियां उस आदमी ने अपने झोले में डाल ली और मूंगफली वाले को पैसे देने के बजाय उसी झोले में से एक इंसान का कटा हुआ सर निकालकर पकड़ा दिया, जिसके साथ ही वो दोनों अचानक से एक साथ ही मेरी ओर मुड़े, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि मैं उन्हें ही देख रहा हूं। वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि अगर मैं यहां रुका तो बच नहीं पाऊंगा, जिस वजह से मैं वहां से दौड़कर घर की ओर भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलट कर देखा तो मैं और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि पीछे अब ना तो कोई मूंगफली की दुकान थी, ना कोई मूंगफली वाला
और ना ही वो ग्राहक, मगर फिर भी मैं रुका नहीं, भागता रहा। अभी मैं रास्ते पर भाग ही रहा था कि तभी फिर से मुझे सामने की तरफ वही मूंगफली वाला और उसकी दुकान और वही ग्राहक नजर आया। वो दोनों मुझे देखकर अभी भी हंसे जा रहे थे। मैं समझ गया था कि ये हकीकत नहीं बल्कि भ्रमजाल है। ये लोग मुझे इस भ्रमजाल में बस फंसाना चाहते हैं। इसलिए मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने जब इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल वो मूंगफली वाला उसी जगह पर चादर लगाकर अपनी मूंगफलियां बेचा करता था। एक दिन जब 2-4 लोग उसके दुकान से मूंगफलियां खरीद रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक उसी जगह पर आकर मूंगफली वाले की दुकान में पलट गया। ट्रक के नीचे आकर मूंगफली वाला समेत जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, सारे के सारे मर गए। कहते हैं कि तभी से वो मूंगफली वाला हर रात उसी जगह पर अपनी दुकान लगाता है और उसके सभी भूतिया ग्राहक उससे मूंगफली खरीदने आते हैं। इसलिए रात हो जाने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बस किसी बैलगाड़ी से भी धीरे चल रही थी, कारण रास्ता इतना खराब था कि हर 5-10 सेकंड में झटके लग रहे थे, जैसे बस रोड पर ना चलकर किसी बीहड़ में चल रही हो। बस में सवार कुछ मुसाफिर सोने की कोशिश कर रहे थे तो वही कुछ सो चुके थे, मगर मैं सबसे अलग था। रात के उस काले अंधेरे में भी मुझे खिड़की से बाहर देखना था, पर क्योंकि खिड़की बंद थी इसलिए मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। खैर, मैंने सोचा वैसे भी बाहर अंधेरा बहुत है, खिड़की खोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सुस्त रफ्तार से बस अभी चल ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस लुढ़कती हुई आगे जाकर रुक गई। बस को ऐसे रुकता देख सारे पैसेंजर हड़बड़ाकर उठ गए। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी साफ झलक रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस से नीचे उतरे। लोगों ने आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कंडक्टर बस में आया और बोला, देखिए, बस का एक्सेल टूट गया है, बहुत टाइम लगेगा बस खुलने में। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे मानो एक झटका सा लगा, क्योंकि मेरी मंजिल यानी मुझे जहां उतरना था वो जगह अभी भी बहुत दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला कि मैं बस में बैठकर बस के ठीक होने का इंतजार करता, और दूसरा ये कि मैं बस से उतरकर कोई दूसरी गाड़ी ढूंढता। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा वाला रास्ता ठीक समझा। बस से उतरकर मैंने जैसे ही जमीन पर पैर रखा तो मेरा पैर किसी खड्डे में पड़ गया। संतुलन बिगड़ने की वजह से मैं धड़ाम से घुटनों पर आ गया। खैर, मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर मेरी बस के अलावा वहां और कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी और ना ही कोई इंसान। मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूं, क्या पता शायद कोई मिल जाए। इसी उम्मीद को मन में लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। इतना खराब रास्ता मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। उस रास्ते पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हालांकि मेरे पास टॉर्च था। दिमाग में टेंशन और मन में उम्मीद लिए अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी रोड के किनारे मुझे एक ऑटो रिक्शा खड़ी दिखी। बड़ा पुराना सा ऑटो था। ढांचा नीचे से जंग लगकर सड़ चुका था। खैर, मैं उस ऑटो के पास गया तो देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है।
शायद ड्राइवर था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भैया श्यामगढ़ गांव चलोगे? इस पर वो ऑटो वाला बोला, नहीं साहब, उतनी दूर की सवारी नहीं लेता हूँ। तो मैंने बोला, ऐसा क्या कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ले लेना, चलो। इस पर ऑटो वाला बोला, भाड़े की बात नहीं है साहब, बस से भी जाइएगा तो मोड़ पर ही उतार देगी बस, वहाँ से तो पैदल ही जाना होगा। मोड़ के बाद फिर जो रास्ता आता है ना, वो बहुत ख़राब है। इस पर मैं बोला, ठीक है, फिर मोड़ तक ही छोड़ दो। इतना बोलकर मैंने रिक्शा में चढ़ने की कोशिश की, मगर पता नहीं क्यों मैं रिक्शा में चढ़ नहीं पाया। ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिधर से रिक्शा में चढ़ने की कोशिश कर रहा था उधर कोई पहले से ही बैठा हुआ हो। तभी रिक्शा ड्राइवर ने कहा, इधर से नहीं साहब, उधर से बैठिए। लिहाजा मैं दूसरी ओर से रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया। वो टूटी फूटी रिक्शा इतना वाइब्रेट कर रही थी कि मैंने शाम को जो कुछ भी खाया था वो सारा कुछ पेट में इधर उधर हो रहा था। पर मैं करता भी क्या, कहते हैं ना, जब समय खराब चल रहा हो तब गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। खैर मैं बाहर की ठंडी हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी किसी के छींकने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। लेकिन ड्राइवर नहीं छींका था, क्योंकि मैं ठीक उसके पीछे ही बैठा था और उसे देख रहा था। इतने में ही कोई फिर से छींका, मगर इस बार मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज मेरे सामने से नहीं बल्कि बगल से आ रही थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरे बगल में कोई बैठा ही नहीं था। खैर मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर बात को हवा में उड़ा दिया। रिक्शा इतनी धीरे चल रही थी कि कोई पैदल आदमी भी सिर्फ चलकर ही रिक्शा को पीछे कर दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं कल सुबह तक भी श्यामगढ़ गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ा खिसिया कर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार। इस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं साहब, वो भाई साहब गुस्सा करेंगे। तो मैं बोला, कौन भाई साहब, किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर रिक्शा वाला बोला, वही जो आपके बगल में बैठे हैं। उस माहौल में ये सुनकर एक पल को शायद कोई भी डर जाता, मगर मैं नहीं डरा। मैंने एक नजर अपने बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने बगल में किसी को भी ना पाकर मैंने ड्राइवर से कहा, कहाँ कोई है? मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मन ही मन ये लगने लगा था कि जरूर ये रिक्शा वाला हल्के दिमाग का है और इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। रिक्शा में बैठे बैठे ही सीट पर लदकर मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बार बार मेरे कान के पास आकर कुछ बोल रहा हो, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो फिर वही, मेरे सिवा कोई नहीं था। मगर इतना सब महसूस करने के बाद भी इसे वहम मात्र का नाम देना मुझे ठीक नहीं लगा। तभी उस ड्राइवर ने ऑटो रोका और बोला, हाँ जी, उतर जाइए। मैंने आसपास देखा तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं था। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, ये तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं है, यहाँ क्यों उतरूं मैं? तब ऑटो वाले ने कहा, आपको नहीं, इन भाई साहब को बोल रहा हूँ, आप बैठिए। इस पर मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए उस ऑटो वाले से बोला, तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग ठिकाने पर तो है? किसके लिए ऑटो रोका है? तुम बढ़ाओ ऑटो, बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, जल्दी। मेरे इतना बोलते ही ड्राइवर ने रिक्शा आगे बढ़ाया और मुझसे बोला, साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, उन भाई साहब को आपने उतरने नहीं दिया, अब आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बोला, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा तुम्हारे भाई साहब को। शायद मेरी ये बोलने की ही देरी थी,
कि तभी एक बर्फ से ठंडे हाथ ने पीछे से मेरा गर्दन पकड़ लिया। उस हाथ ने मेरा गर्दन इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं अपना सिर 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर पा रहा था। मगर इतना ठंडा हाथ आखिर है किसका? मैंने अपनी पैंट की जेब से बैटरी टॉर्च निकाला और जैसे ही टॉर्च ऑन करके अपने बगल की सीट पर मारा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि मेरा गर्दन पकड़ने वाला शख्स मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। मगर उससे भी अजीब बात तो ये थी कि मेरी टॉर्च की लाइट उस आदमी के शरीर पर टिकने के बजाय उसके शरीर को आर पार करके रोड पर जा रही थी। मैं उस आदमी से अपना गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी शक्ति उस आदमी के पकड़ के सामने चींटी बराबर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से कहा, भाई साहब छोड़ दीजिए ना, पहली बार है इसलिए शायद ऐसा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर उस अनजान आदमी ने मुझे छोड़ दिया और पता नहीं मेरी आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गया। मेरा गर्दन अभी भी दुख ही रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने बोला, देखा साहब, कहा था ना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर मैंने बोला, पर वो था कौन और ऐसे गायब कैसे हो गया? तब ऑटो ड्राइवर ने बताया, साहब वो क्या है कि मेरी गाड़ी में जिंदा इंसान से ज़्यादा लाशें बैठती हैं। मतलब मैं हॉस्पिटल से या कहीं से भी लाश ले आने का काम करता हूँ, और उन्हीं लाशों की आत्मा रात में मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो आत्मा उतनी जिद्दी नहीं थी, वरना आज आपकी लाश भी मुझे श्यामगढ़ गांव पहुंचानी पड़ती। खैर छोड़िए, अब सब ठीक है। फिर मैंने उस आदमी का आभार जताते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजीत बताया। कुछ ही देर में मेरा गांव आ गया। मैंने संजीत को पैसे दिए और सीधे उस मोड़ से अपने घर चलकर गया। घर वाले मुझे देखकर काफी खुश हुए, जिसके साथ ही पापा ने पूछा, पर बेटा तू मोड़ से यहाँ पैदल आ गया और तुझे इतना वक्त क्यों लगा? जिस पर मैंने पापा को बस खराब होने से लेकर यहाँ किस हालत में पहुंचा सब कुछ खुलकर बता दिया। तो सारी बात सुनकर पापा ने कहा, क्या संजीत? एक संजीत तो हमारे गांव का था, बेचारा लाश ढोता था अपनी ऑटो में। एक दिन ऑटो लेकर खादान में गिर गया, बेचारे की लाश भी नहीं मिली। इसका मतलब कि मैं जिस संजीत की ऑटो में आया था वो खादान में गिरकर बहुत पहले ही मर चुका था, मगर उसकी आत्मा ने मेरी मदद क्यों की ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।